एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट स्टेप क्लासेस। आज हम ज्योग्राफी का रिवीजन करने जा रहे हैं। ज्योग्राफी का जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, उसके बारे में करेंगे। ये क्लास 10th के लिए है और बोर्ड एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, तो बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। जो पहले से मेरे रिवीजन वीडियो पड़े हुए हैं, आप जा करके उसे देख सकते हैं, वहाँ से अपना रिवीजन स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो चैप्टर रह गए हैं उनका रिवीजन हम डाल रहे हैं, और ये फुल रिवीजन है। एक बार में पूरे के पूरे चैप्टर का रिवीजन आपको होता हुआ दिखाई देगा यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। यहाँ बात करने जा रहे हैं रिसोर्स के बारे में और डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है। दो चीज़ें आपको पहले समझनी होंगी कि रिसोर्स क्या होता है, और उसके बाद फिर हम जानेंगे कि डेवलपमेंट कैसे रिसोर्स को हम डेवलप कर सकते हैं अपनी नीड के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है। Everything available in our environment which can be used to satisfy our needs provided it is technology accessible, economically feasible and ठीक है, इतना छोड़िए। सीधी सीधी बात क्या है, जो कुछ भी हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल है, जो हमारी नीड को सेटिस्फाई कर सकता है, उसको हम रिसोर्स कह सकते हैं, ठीक है। वो चीज़ें जो हमारी नीड को सेटिस्फाई कराती है, उसको हम रिसोर्स कहते हैं, ठीक है। अब उस रिसोर्स को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, अपने इन्वायरमेंट से उसको हम ले करके आएँ और कैसे अपने लिए यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में हमें देखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल क्या दिया हुआ है कि एक रिवर जो है वो एक नेचुरल चीज़ हमें मिलती है। नदी जो है नेचर की तरफ से हमको मिली हुई है। वो एक रिसोर्स तब बनेगा जब हम उसको यूज़ कर पाएंगे। हमारी जो अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजीज़ हम नई नई लेकर के आ रहे हैं, वो टेक्नोलॉजीज़ डेवलप हो रही हैं, तो उससे वो हमारे लिए एक रिसोर्स फ़ायदेमंद चीज़ बन रही है, ठीक है। तो अब क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स की बात करते हैं। कई तरह का क्लासिफिकेशन हो सकता है, ठीक है। मेन यहाँ पे हमें देखना 2-3 तरह क्लासिफिकेशन देखने। पहला क्या, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कि वो कहाँ से हमको मिले हैं। तो अब इस दुनिया में कोई भी चीज़ अगर हमको मिलती है, तो या तो वो जान उसके अंदर होती है या तो वो जान उसके अंदर नहीं होती है, ठीक है, सजीव या निर्जीव। तो वो चीज़ें जिनके अंदर जान होती है, वहाँ से जो भी चीज़ें हमको मिलती है उसको हम बोलते हैं बायोटिक, और वो चीज़ें जिनके अंदर जान नहीं होती उसको बोलते हैं अबायोटिक। जैसे कि अगर आप बात करना चाहें कि लकड़ी हमें पेड़ों से मिलती है, तो वो क्या है, बायोटिक है। लकड़ी या लकड़ी के अलावा कई सारे दवाइयाँ वगैरह हमको पेड़ों से मिलती है, तो वो बायोटिक रिसोर्स हमारे लिए हो गए। और हम मेटल्स ज़मीन के अंदर से हम माइनिंग करके मेटल्स बाहर निकालते हैं, तो वो हमारे लिए हो गया अबायोटिक, बिकॉज उनमें कोई जान नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, ठीक है। सेकेंड क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी क्या होती है, एग्जॉस्ट होने का मतलब होता है कोई किसी चीज़ का धीरे धीरे ख़त्म हो जाना, उसकी एनर्जी जो धीरे धीरे कम हो जाए, उसको बोलते हैं एग्जॉस्ट होना। तो वो चीज़ें जो ख़त्म हो जाएंगी उसको हम बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल। वो चीज़ें जो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी वक्त के साथ साथ, उसको हम बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल। और वो चीज़ें जो वक्त के साथ ख़त्म नहीं होने वाली है, उसको हम बोलते हैं रिन्यूएबल, मतलब जो बार बार रिन्यू हो जाए। आपने एक वर्ड सुना होगा कि कोई भी रिचार्ज फ़ोन का होता है तो हम उसको रिन्यू करते हैं। कोई सब्सक्रिप्शन प्लान अगर आपने लिया हो, तो अगर मान लीजिए 1 साल का आपका नेटफ्लिक्स का प्लान था, 1 साल कंप्लीट हो गया, आपने वो प्लान आपका हो गया ओवर, तो फिर आपके पास ऑप्शन आता है उस प्लान को रिन्यू करने का, कि दोबारा से आप कुछ पेमेंट करके उस प्लान को वापस से चालू कर सकते हैं। तो वही चीज़ें जो बार बार आप यूज़ कर सकते हैं उसको बोलते हैं रिन्यूएबल, और जो चीज़ें आप बार बार यूज़ नहीं कर सकते उसको कहा जाता है नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लासिफिकेशन समझ में आ रहा होगा, ठीक है। फिर थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, कि कौन इंसान क्या ओन कर रहा है। ओन करने का मतलब किसका मालिक कौन होगा, ठीक है, उसके हिसाब से होता है। तो इस बेसिस पर यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए। पहला इंडिविजुअल, वो चीज़ें जो इंडिविजुअल एक इंसान की है, ठीक है, उसको बोलते हैं इंडिविजुअल। जैसे कि मान लीजिए आपकी साइकिल हो गई, या आपकी कार हो गई, या आपने अपने घर में कोई पेड़ लगा रखा है, तो वो इंडिविजुअल आपका है। उस पर जो फल आएगा वो आप खाएंगे, उससे जो लकड़ी मिलेगी वो आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए करेंगे, ठीक है। फिर कम्युनिटी का मतलब कि जैसे मान लीजिए कोई मोहल्ले में पार्क है, तो वो पूरे कम्युनिटी के यूज़ के लिए है। तो अगर ऐसे कोई चीज़ है कि कोई नदी या तालाब वगैरह आपके मोहल्ले में आसपास है, तो वो नदी पूरे गांव के यूज़ के लिए होगी, वो तालाब पूरे गांव के यूज़ के लिए होगा, कि गांव के सारे लोग उस तालाब का पानी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हो गया कम्युनिटी के लिए। थर्ड है नेशनल, वो चीज़ें जो पूरे नेशन के लिए काम आती है। जैसे कि जो हमारे नेशन का जो भी नेशनल लेवल पे पार्क वगैरह यहाँ पे हैं, या नेशनल लेवल पे जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ बनाई गई हैं, जो भी पेड़ वगैरह हैं पाए गए, जो सरकार ने बनाया पूरे कंट्री के लिए बनाएगा, तो वो नेशनल लेवल पे आएंगे। फॉर एग्जांपल इंडिया में जो एमपी या उड़ीसा के साइड का एरिया, वहाँ पे माइनिंग होती है, और वहाँ पे नेचुरल रिसोर्स में ये चीज़ें ज़्यादा मिलती है जो माइंस से निकाली जाती है, ओर्स वगैरह हो गए अलग अलग तरह के। तो वो पूरे नेशन के लिए, ऐसा नहीं कि अगर वो किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में मिल रहा है तो वहीं के लोग यूज़ करेंगे, नहीं, वो पूरे इंडिया के लोग यूज़ करेंगे।
एंड फोर्थ नंबर पे है इंटरनेशनल, कुछ चीज़ें जो इंटरनेशनल लेवल पे पूरे वर्ल्ड के लिए, फॉर एग्जांपल कि एयर जो पूरे एटमॉस्फेयर में फैली हुई है, तो किसी एक कंट्री को ये हक नहीं है कि वो सारी एयर यूज़ कर ले। यूज़ करने का मतलब उसको पॉल्यूटेड कर दे यूज़ करके, और बाकियों को दिक्कत तो नहीं, आपको पूरे वर्ल्ड की इन्वायरमेंट को साथ में लेकर के चलना है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन थोड़ा ब्रॉड लेवल पे वही दिया हुआ चीज़ें जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन करी। रिन्यूएबल के बारे में दिया है कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर द नेचुरल रिसोर्सेज विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन और कैन बी रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस, ठीक है। एग्जांपल सोलर एनर्जी, एयर, वाटर, सॉइल। फिर मैंने बताया था नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, क्या? नेचुरल रिसोर्सेज दैट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड एट ऑल और विद इन अ रीजनेबल टाइम, मतलब कि आप उनको रिप्लेस नहीं कर पाओगे या कर भी पाओगे तो बट बहुत ज़्यादा टाइम वो ले लेंगे, तो आपके काम में वो नहीं आने वाले, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते, आगे क्या है? हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप इंडिविजुअल रिसोर्स, मैंने आपको पहले ही बताया था, वो चीज़ें जो आपकी पर्सनल हैं, आपका घर, आपकी गाड़ी, आपकी किताबें वगैरह, ठीक है। फिर कम्युनिटी वाले में जो कम्युनिटी के विलेज पॉइंट्स, मतलब गांव के तालाब, पब्लिक पार्क्स हो गए, प्लेग्राउंड हो गए, ये सारे कम्युनिटी रिसोर्स में आते हैं। नेशनल रिसोर्स का हमने बताया था आपको, रिसोर्स विच आर अंडर कंट्रोल ऑफ स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट, वो चीज़ें जो यूनियन गवर्नमेंट हमारी कंट्रोल करती है उसको नेशनल रिसोर्स कहते हैं, ठीक है। फिर क्या? इंटरनेशनल रिसोर्स, इसका मतलब क्या? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वगैरह अलग अलग बनाए गए थे ओशन के आसपास में, जहाँ किसी इंडिविजुअल इंसान कोई कंट्री उसको यूटिलाइज नहीं कर सकती। ओशन वगैरह जो है उस पर सबका हक है, ठीक है, किसी एक की ओनरशिप वहाँ पे नहीं हो सकती है। यहाँ पर छोटा सा दिया हुआ है अबायोटिक और बायोटिक रिसोर्स के बारे में, देख सकते हैं इसको भी आप। ऑल दोज रिसोर्सेज विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, वो चीज़ें जो नॉन लिविंग थिंग्स से मिलती है वो होती है अबायोटिक, जैसे लैंड, वाटर, सॉइल, मिनरल्स एट्सेट्रा। बायोटिक वो चीज़ें दोज विच हैव लाइफ, जिनके अंदर ज़िंदगी थी, ठीक है, वो होते हैं, जैसे एनिमल हो गए, बर्ड्स हो गए, मरीन लाइफ हो गई, ये सब, ठीक है। रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ, सीधे आगे बढ़ते थोड़ा सा। अच्छा, आप चाहें तो साथ में स्क्रीनशॉट लेते हुए चल सकते हैं, ठीक है। आप वापस में इसको पीछे जा करके आप स्क्रीनशॉट लेते हुए चल सकते हैं साथ ही साथ। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि रिसोर्स आपके पास में है, बट आप उसको यूज़ कैसे कर पाओगे? आपके पास में प्रॉपर कुछ चीज़ें होनी चाहिए ना उसको डेवलप करने के लिए। पानी आपके पास है, बट उस पानी को आप पीने के अलावा किसी और काम में नहीं ला पा रहे, तो वो आपके लिए रिसोर्स नहीं कह सकते ना आप उसको। फिर पड़ा है आपके घर में, पेड़ है, लकड़ी पड़ी है, लेकिन आप उससे कुछ यूज़ नहीं कर पा रहे, तो क्या मतलब निकला? कुछ भी नहीं, ठीक है। तो पहला देखते हैं यहाँ पर पोटेंशियल रिसोर्स के बारे में दिया, ठीक है। जस्ट अ मिनट, हाँ। रिसोर्स विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड ड्यू टू लैक ऑफ कैपिटल, टेक्नोलॉजी और अदर रीजन। थोड़ा ज़्यादा डार्क हो गया, थोड़ा हल्का करते हैं इसको, इस कलर को थोड़ा सा और हल्का करते हुए चलते हैं। तो वो रिसोर्स जो आपके पास में किसी एक रीज़न में पाए जा रहे हैं, लेकिन आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे बिकॉज आपके पास में कैपिटल नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं, या कोई और रीज़न है जिसकी वजह से आप उसको यूज़ नहीं कर पा रहे, तो उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल रिसोर्स में वो आ जाएंगे हमारे। जैसे कि राजस्थान और गुजरात में बहुत ज़्यादा मात्रा में विंड और सोलर एनर्जी पाई जाती है। वहाँ पे रेगिस्तान आपको मिलेगा, तो सोलर एनर्जी वहाँ बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है सन के रेडिएशन का, बट उसको जितना यूज़ करना चाहिए उतना हम नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे समझ लीजिए कि आपके घर में, मैंने बताया कि आपके घर में लकड़ी वाले 10 बड़े बड़े पेड़ हैं, लेकिन आपके पास में पैसा नहीं है या आपके पास में वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि आप उन पेड़ों को काट करके उससे कुछ बेड, दरवाज़ा, चेयर, टेबल ऐसा कुछ बना पाएँ, तो वो उतना काम आपके नहीं आने वाले वो चीज़ें, ठीक है। सेकंड, डेवलप्ड रिसोर्स, दीज आर रिसोर्सेज विच हैव बीन सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। वो रिसोर्स जो हमें मिल गए हैं, हमने उसका सर्वे किया है और उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी वो हमारे यूटिलाइजेशन के लिए परफेक्ट है, हमें मिल गई है, ठीक है। तो उनको हम बोलेंगे डेवलप्ड रिसोर्स। जैसे इंडिया के पास में क्या है, टोटल कोल का रिसोर्स है, यहाँ पे एक नंबर दिया, कितना है, 2,47,847 मिलियन टन ऑफ कोल का रिसोर्स इंडिया के पास में है टोटल, जो हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। फिर एक वर्ड आता है स्टॉक। स्टॉक का मतलब होता है द मटेरियल इन द इन्वायरमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स बट कुड नॉट बी यूज्ड एज द ह्यूमन बीइंग्स डू नॉट हैव द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी और कन्वर्ट देम इनटू यूजेबल फॉर्म। वो चीज़ें जो हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद हैं, जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकती हैं, बट हमारे पास में टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसको यूजेबल फॉर्म में ला सकें। फॉर एग्जांपल वाटर, जिसका फॉर्मूला था H2O, इसमें 2 इनफ्लेमेबल गैसेस मिली है, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, ठीक है।
लेकिन हमारे पास में टेक्नोलॉजी नहीं है कि इसको हम एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ कर सकें, ठीक है। तो वो हो गया स्टॉक। लेकिन अब धीरे धीरे वाटर से हम एनर्जी बना सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हम बनाते हैं टरबाइन वगैरह यूज़ करके। तो जब हम उसको यूज़ कर पाएंगे, सबसेट ऑफ स्टॉक होता है, उसी को बोलते हैं रिजर्व, ठीक है। जब हम अपनी टेक्नोलॉजी उसमें लगा देंगे और उसको हम यूज़ कर लेंगे और फ्यूचर जनरेशन को माइंड में रखते हुए, उनकी नीड्स को दिमाग में रखते हुए हम यूज़ कर लेंगे, तो उसको रिजर्व कहा जाएगा, तब उसको रिजर्व कहेंगे। जैसे कि इंडिया के पास में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फॉरेस्ट है आने वाली जनरेशन की नीड को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। अच्छा, ठीक है, थोड़ा सा आगे आते हैं, वही बात आगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले समझिए डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स क्या होता है। देखिए जो वर्ड है डिप्लीशन, डिप्लीशन का मतलब होता है कोई चीज़ जो धीरे धीरे घट रही हो या ख़त्म हो रही है, उसको बोलते हैं डिप्लीशन, ठीक है। कब होगा? जब ओवर यूटिलाइजेशन होने लगेगा चीज़ों का। देखिए पेड़ तो उगते रहते हैं, अपने आप भी उग गए या आपने पेड़ लगाया उग गए। एक पेड़ को लगने में कम से कम मान के चलिए कि 12 साल में, या चलिए कम लेते हैं, 5 साल में एक पेड़ ठीक ठाक बड़ा होता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा बड़ा चाहिए तो कम से कम 10 से 12 साल उस पेड़ को बड़ा होने में लग जाएगा। बट काट के यूज़ करने में कितना समय लगेगा आपको? खुद ही सोचिए, मुश्किल से मुश्किल आपको आधा घंटा, 1 घंटा। कोई नई टेक्नोलॉजी की मशीन अगर आप लें ऑटोमेटिक चलने वाली है तो शायद 10 मिनट में आपका काम हो जाए। तो आप यूटिलाइज करते जा रहे हो बट आप लगा नहीं रहे हो, तो ये हो गया ओवर यूटिलाइजेशन, कि आपने सारा का सारा तो आप ही खा गए, आपने आगे के लिए कुछ छोड़ा नहीं। ओवर यूटिलाइजेशन हैड लेड टू डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स। अगर आप ओवर यूटिलाइज करोगे तो सोर्स का डिप्लीशन होना तय है, वो पक्का होकर के रहेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। तो आपको खुद ही सारा यूज़ नहीं करना, आने वाली जो जनरेशन है उसके बारे में भी आपको सोच करके रखना, ग्रीड अपने मन में लेकर के नहीं आनी है। फॉर एग्जाम्पल आप जानते होंगे फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं। आज से हज़ारों साल पहले कुछ जानवर मर गए होंगे, वो दब गए होंगी उनकी डेड बॉडीज़, कुछ लकड़ियाँ रही होंगी, पेड़ वगैरह गिरा होगा, तो वो चीज़ें धीरे धीरे ज़मीन के अंदर दब गई। ज़मीन के अंदर टेम्परेचर और प्रेशर इतना ज़्यादा है कि वो फ्यूल्स में कन्वर्ट हो गए, उसी को हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं। कोई अगर हिंदी वाला होगा तो बता दूं मैं, फॉसिल फ्यूल को हिंदी में कहते हैं जीवाश्म ईंधन। मैं यहाँ पे लिख के भी आपको बता देता हूँ, फॉसिल फ्यूल को कहते हैं जीवाश्म ईंधन। देखिए अगर आप यूपी बोर्ड से हिंदी मीडियम तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस रिवीजन वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। जो कुछ वर्ड ऐसे मिलेंगे उसकी हिंदी हम आपको बता दिया करेंगे, इससे आपको दिक्कत नहीं आएगी। उसके अलावा अगर कोई दिक्कत आपको आती है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हैं और हम उसके बारे में आपको एक्सप्लेन ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो जीवाश्म ईंधन इसे कहा जाता है। तो अब ये ज़मीन के अंदर ही ये हज़ारों साल दबने के बाद बने हैं, लेकिन अगर हम आज ही कुछ सालों में 100-200 सालों में अगर हम उसको पूरा का पूरा यूज़ कर लें तो दोबारा से उस जीवाश्म ईंधन के बनने में वापस से 1000 साल कम से कम लग जाएंगे। तब तक हमारी जनरेशन क्या करेगी? इसीलिए हमें ओवर यूटिलाइजेशन नहीं करना है। सेकेंड पॉइंट क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ सोर्स। कंसंट्रेशन का मतलब होता है कोई चीज़ जब एक ही जगह पर ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाए, कहीं पर बहुत ज़्यादा, कहीं पर बिल्कुल भी नहीं है। तो दिस हैज़ डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू हैव्स एंड हैव नॉट्स। वो लोग जिनके पास में रिसोर्स हैं या वो लोग जिनके पास में रिसोर्स नहीं है। तो जिनके पास में रिसोर्स हैं वो लोग अमीर है, जिनके पास में नहीं है वो गरीब है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं सऊदी अरबिया। सऊदी अरब में क्या है? वहाँ रेत है, सिर्फ रेत है वहाँ पे, वहाँ किसी टाइप की खेती नहीं हो सकती है। इंडिया के पास में बहुत अच्छी ज़मीन है, फर्टाइल, यहाँ बहुत तरह की खेती होती है, बट फिर भी इंडिया सऊदी अरब से बहुत नीचे आता है पैसों के मामले में। क्यों? बिकॉज उनके पास में तेल के कुएँ हैं। वो अपने घर से गाड़ी लेकर के निकलते हैं, कुएं से तेल निकालते हैं, जाके बाजार में बेच आते हैं। मजाक कर रहा हूँ, ऐसे नहीं होता, प्रॉपर प्रोसेस होती है। बट हाँ, उनके पास में तेल के कुएं हैं तो उससे वो सारा का सारा पैसा वहाँ से कमाते हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा अमीर है। तो कंट्रीज़ या रीजन्स इस हिसाब से डिवाइड हो चुके हैं अमीर और गरीब के बेसिस पर, ठीक है। थर्ड क्या दिया? ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। ओवर यूटिलाइजेशन से एक दिक्कत ये होती है, इकोलॉजिकल क्राइसिस होती है। हम ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल वाली कार यूज़ कर रहे हैं, डीजल वाली गाड़ियाँ यूज़ कर रहे हैं, एरोप्लेन हो गए, सारी चीज़ें हो गई, तो इनसे क्रिएट हो रहा है जो पॉल्यूशन, वो हमारी ओजोन लेयर में छेद कर रहा है, ठीक है। आपको पता होगा डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर की बातें हर जगह होती रहती है, ठीक है। और एक दिक्कत हो रही है ग्लोबल वार्मिंग। आपने ग्लोबल वार्मिंग पढ़ा होगा, ज़रूर पढ़ा होगा। ग्लोबल वार्मिंग में ये हो रहा है कि अब हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है थोड़ा थोड़ा। ओवरऑल टेम्परेचर की बात करें, एवरेज टेम्परेचर समझ लीजिए। तो उस टेम्परेचर के बढ़ने से दिक्कत ये हो रही है, जो ग्लेशियर है वो पिघल रहे हैं। तो ग्लेशियर जब पिघलेंगे तो समंदर में सारा पानी आएगा और धीरे धीरे जो ज़मीन वाला हिस्सा है, लैंड मास, वो कम होता चला जाएगा। तो ये दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो ये इकोलॉजिकल क्राइसिस हो रही है, ये किसी कंट्री के ऊपर नहीं, ये इकोलॉजिकल क्राइसिस हो रही है, ठीक है। पूरे इकोसिस्टम पे दिक्कत आ रही है। एज स्टडीड अबव, over exploitation of resources can lead to many problems, so there is urgent need to use this resource as a judicious and rational way.
इन दो वर्ड पे खासा ध्यान देना है आपको। क्या पहला वर्ड दिया जुडिशियस और दूसरा रेशनल। जुडिशियस और रेशनल मतलब कि बहुत न्यायिक तरीके से आपको यूज़ करना, बहुत ही अच्छे सही तरीके से, जो प्रॉपर तरीका होना, बहुत ज़्यादा यूज़ करना ना बहुत कम, और इस हिसाब से करना है कि सबके लिए हो। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको कुछ प्लानिंग करनी होगी, किस हिसाब से हमें यूज़ करना है। इसी को कहा जाता है रिसोर्स प्लानिंग, बस इसी को कहते हैं रिसोर्स प्लानिंग कहते हैं इसे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा वापस आते इधर, एक छोटी सी एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे। एक वर्ड यूज़ होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड है, यहाँ नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है, एग्जिस्टेंस लिखा हुआ है, सॉरी। यहाँ पे डेफिनेशन तो बहुत लंबी चौड़ी दी हुई है, बट मैं आपको एक सिंपल भाषा में समझाता हूँ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि आप अपना घर बनाइए, आप अपनी कार चलाइए, आप अपने जो भी डेवलपमेंट प्रोग्रेस आपको करनी है करते रहिए, बट इन्वायरमेंट के ऊपर कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। आपका फ़ायदा हो उसके लिए आपको दूसरे का नुकसान नहीं करना है। इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है, ठीक है। सिंपल सीधी बात यही है, आपके समझ में आ गई। अगर आप डेफिनेशन देखना चाहें तो यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है। Sustainable development means development should take place but not at the cost of environment and the needs of future generation। कि environment पे कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए कोई ऐसा खतरा नहीं पैदा होना चाहिए, उसको कहा जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो रिसोर्स प्लानिंग पे हम जा रहे थे। रिसोर्स प्लानिंग इज अ टेक्निक और स्किल ऑफ प्रॉपर और जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। प्रॉपर यूज हमको कैसे करना है रिसोर्सेज का, उसके बारे में बात करती है हमारी रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है। नीड क्या है, क्यों चाहिए हमको। पहला, मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन सप्लाई। देखिए जो कोयला है ख़त्म हो जाएगा, जो आपको फॉसिल फ्यूल मिल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा, ये चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं। जो भी मिनरल्स हम अर्थ के अंदर से बार बार निकाल रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, वो भी ख़त्म हो जाएंगे कुछ दिनों के बाद। तो लिमिटेड इन सप्लाई है, सप्लाई इनकी लिमिटेड है, इसलिए हमको रिसोर्स प्लानिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सेकेंड पॉइंट, मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। इंडिया में माइनिंग होती है झारखंड, मध्य प्रदेश, इस वाले इलाके में होती है। पंजाब में इस तरह की माइनिंग नहीं होती, हरियाणा में, चंडीगढ़ में नहीं होती, नीचे आंध्र प्रदेश वगैरह चले जाए या तमिलनाडु, वहाँ नहीं होती है। तो वहाँ के लोगों को भी तो चीज़ें चाहिए, जो चीज़ें आप यहाँ से निकाल रहे हो माइनिंग करके, वो वहाँ पे चाहिए। कब उन तक पहुँचेगी, जब आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ करोगे। अदरवाइज़ वहाँ की जो गवर्नमेंट होगी या वहाँ के लोकल लोग होंगे, वो सारा का सारा जो भी वहाँ से आयरन निकल रहा है उसको निकालेंगे, यूज़ कर लेंगे। तो कंट्री के बाकी लोग क्या करेंगे, फिर उन्हें भी तो ज़रूरत है। इसके लिए भी आपको प्लानिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट क्या दिया, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में लीड टू पॉल्यूशन ऑफ इन्वायरमेंट। देखिए अगर मान लीजिए आपके घर में 5 लोग रहते हैं जो जॉब पे जाते हैं डेली, और अगर वो 5 लोग अपनी अलग अलग गाड़ियों से जा रहे हैं, ठीक है, इनके पास में कोई कार है या बाइक है, इनके सबके पास में अलग अलग है, ठीक है। तो इनसे 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 सबसे पॉल्यूशन पैदा होता रहेगा, धुआं निकलेगा, पॉल्यूशन पैदा होगा। बट अगर ये लोग एक साथ किसी एक बस में जा रहे हैं या किसी एक साधन से जा रहे हैं, तो उससे पॉल्यूशन थोड़ा ही निकलेगा। मतलब कुल मिलाकर के बात यह है कि जब आप ओवर यूटिलाइज करेंगे तो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा फैलेगा, ठीक है। इसलिए लोग कहते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करें जहाँ तक पॉसिबल हो सकता है। इससे क्या होगा, पहली बात आपका पैसा बचेगा, फ्यूल बचेगा, ठीक है, और पॉल्यूशन भी कम होगा। तो कोशिश मेरी तरफ से भी आप सबसे ये गुजारिश है कि कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करिए। हाँ, ये नहीं कि जहाँ अगर मान लीजिए आपका एग्ज़ाम है, आप लेट हो रहे हैं, तभी आप कहने में बस से जाऊँगा, तब मत करिए, वो बेवकूफ़ी होगी। दिमाग पे समझदारी के साथ में काम करिए, ठीक है। पॉल्यूशन से बचाना है हमें, अपने इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन से बचाना है। फोर्थ क्या, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ सोर्सेज विल लीड टू अंडर डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। मान लीजिए कि आपके पास में रिसोर्स है बट आप अंडर यूटिलाइज कर रहे हो। देखिए ओवर यूटिलाइज होकर बहुत ज़्यादा यूज़ करना, लेकिन आपके पास है फिर भी आप यूज़ नहीं करोगे कि पॉल्यूशन होगा, तो आपकी कंट्री ग्रो नहीं कर पाएगी। तो आपको प्रॉपर तरीके से प्रॉपर प्लानिंग के साथ में यूटिलाइजेशन करना है, ठीक है। देयर इज नीड टू प्लान ह्यूमन रिसोर्सेज बिकॉज ओनली देन वी वुड बी एबल टू डेवलप आवर नेचुरल रिसोर्सेज। दो चीज़ें, ह्यूमन रिसोर्स, ये क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स का मतलब आपको इंसानों की या ह्यूमंस की एक ऐसी फौज तैयार करनी है जो आपके लिए सही तरीके से काम कर सके, जो आप अपने नेचुरल रिसोर्सेज को डेवलप कर सके, ठीक है। मतलब आपको प्रॉपर एक ऐसे इंसान चाहिए होंगे जो टेक्नोलॉजी को समझते हों, जो पानी से बिजली बनाना जानते हो, तभी वो पानी से आप बिजली बना सकते हो। अदरवाइज पानी बहता रहेगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। उस चीज़ को बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स। आपको इंजीनियर्स चाहिए उसके लिए, ठीक है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पर मैं।
प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बिकम सेल्फ डिपेंडेंट। हाँ ठीक है, तो वही बात है कि रिसोर्स की प्लानिंग करोगे तो आप सेल्फ डिपेंडेंट रहोगे। अगर हम एनर्जी के रिसोर्स खोज लें कई सारे, तो हमें शायद बाकी कंट्री से तेल ना खरीदना पड़े, तो शायद फिर हम थोड़ा ज़्यादा अपने आप को सुपर कॉन्फिडेंट पा सकते हैं कि हमें उनकी बातें नहीं माननी पड़ेगी। कई सारी शर्तें होती है जो हमें ना चाहती हुई माननी पड़ती है, बिकॉज हमें उनसे तेल खरीदना है। ठीक है, एक एग्जाम्पल था ये, वी हैव इनहेरिटेड द रिसोर्सेज सो इट इज़ आवर ड्यूटी टू पास दीज रिसोर्सेज टू द नेक्स्ट जनरेशन। अगर हमें ऊपर वाले की हमारे ऊपर बड़ी कृपा है कि हम आज इस समय यहाँ पर इस वक्त में हमने जन्म लिया, तो हमारे पास में रिसोर्स अभी यूज़ करने के लिए है। तो अगर ऊपर वाले ने ये चीज़ हमें बिना किसी मेहनत के दी है, तो हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि इस चीज़ को हम आगे वाली जनरेशन तक पहुँचाएँ, उनके पास तक ये रिसोर्सेज पहुँचें, अदरवाइज़ वो कैसे यूज़ करेंगे इसका। ठीक है, अब इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग की क्या चीज़ें थी उसके बारे में देखते हैं। इंडियन इकॉनमी एक मिक्स्ड इकॉनमी है। ठीक है, यहाँ पे कुछ रिसोर्स जो है वो ओन एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट एंड सम आर इन प्राइवेट हैंड्स। मतलब कि चीज़ें यहाँ पे सारी की सारी ना सरकार के हाथ में ना प्राइवेट लोगों के हाथ में, मतलब चीज़ें बटी हुई है, कुछ चीज़ें सरकार के हाथ में, कुछ चीज़ें प्राइवेट बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं उनके हाथ में। ठीक है, लेकिन जो नेचुरल रिसोर्स है वो ज़्यादातर जो है सरकार के कंट्रोल में ही है। ठीक है, इंडिया में पहले 5 ईयर प्लान्स चलते थे। अभी जो है नीति आयोग एक आ गया, आपने सुना होगा, मोदी जी आए थे, तो मोदी जी ने नीति आयोग लेकर के आए थे 5 ईयर प्लान्स को हटा करके। ठीक है, पहले एक प्लानिंग कमीशन था जो हर 5 साल के लिए क्या हमारी अगली चीज़ें होंगी, 5 साल में हमें कैसे कंट्री की ग्रो करानी है, कैसे रिसोर्सेज को हमें यूज़ करना है, उसके बारे में प्लानिंग करते थे। ठीक है, तो यहाँ से इंडिया में रिसोर्स की प्लानिंग होती थी। अब रिसोर्स प्लानिंग में होता क्या है, आप इतनी देर से सुन रहे हैं कि हाँ रिसोर्स प्लानिंग होता क्या, ये तो जानिए। देखिए, रिसोर्स प्लानिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व, इसमें क्या क्या होता है, पहला आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री विच इन्वॉल्व सर्वेइंग, मैपिंग एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजर्स ऑफ द रिसोर्सेज। इतनी सारी अंग्रेजी मैं समझाता हूँ। ठीक है, एक एक करके। पहला क्या है, आइडेंटिफिकेशन। आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि आपके एरिया में रिसोर्स क्या है, ये किस तरह से यूज़ हो सकते हैं। उसके बाद इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब होता है चीज़ों का एक स्टॉक जमा करके रखना। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कोई ऐसी किसी फर्नीचर की शॉप है, ठीक है, उसकी फैक्ट्री है जहाँ फर्नीचर बनते हैं बहुत बड़े लेवल पे। उसके पास महीने में 100 टेबल का ऑर्डर आता है, कितना, 100 टेबल का। तो क्या वो 100 टेबल बनाने के बाद में अपना सारा गोदाम खाली कर लेगा? नहीं, जब तक वो 100 टेबल बना रहा होगा वो अगली 100 टेबल के लिए रॉ मटेरियल इकट्ठा करके रखा होगा। ठीक है, उसको कहते हैं इन्वेंट्री, कि आपके पास में हमेशा अवेलेबल रहना चाहिए। मान लीजिए 100 का काम खत्म होती है, वो हर बार तो लकड़ी खरीदने जाएगा नहीं कि भाई 100 टेबल बन गई, फिर चलते हैं लकड़ी खरीद के लाएंगे, फिर अगली 100 बनाएंगे। नहीं, इधर काम चलता रहेगा, पिछला मटेरियल आता रहेगा, उसको बोलते हैं इन्वेंट्री। तो आपको पहचानना है कि इंडिया के या अपनी कंट्री किस किस रीजन में रिसोर्सेज मौजूद है, उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हो, उसका सर्वे करना है आपको, उसकी मैपिंग करनी है और उसकी क्वालिटी आपको चेक करनी है। क्वालिटी कैसी है, क्वांटिटी कैसी है। मतलब ये कि मान लीजिए कुछ जगह ऐसी कि आपने 1 किलो आयरन का ओर निकाला, ओर समझते होंगे ना, ओर से हम मटेरियल निकालते हैं, मेटल निकालते हैं ओर से। आपने 1 किलो आयरन का ओर निकाला और उसमें से 10 ग्राम आपको आयरन मिल रहा है, तो ये तो बेवकूफ़ी वाला काम हो जाएगा ना कि आप मेहनत करके 1 किलो खोद के निकालिए, 10 ग्राम लोहा आपको मिलेगा, क्या मतलब निकलता है इससे। तो कोशिश ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा यूटिलाइजेशन हो सके। ठीक है, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चीज़ें आपको देखते हुए चलनी है कि अगर आप वहाँ मेहनत कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर उसका फल मिले। ठीक है, इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर इंडोव्ड विद द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स। देखिए, आपको एक प्लानिंग स्ट्रक्चर इवॉल्व करना है, प्रॉपर एक प्लानिंग स्ट्रक्चर तैयार करना है जिसमें आप टेक्नोलॉजी की बात करोगे, स्किल की बात करोगे और इंस्टीट्यूट की बात करोगे जो उन चीज़ों के बारे में सिखाते हो। ठीक है, आपको माइनिंग करनी, आपको पता होगा कि जैसे कि इंजीनियरिंग की फील्ड में एक फील्ड होती है माइनिंग इंडस्ट्री, उसको माइनिंग बोलते हैं, माइनिंग टेक्नोलॉजी। उसमें यही सिखाया जाता है, इसी बारे में बात होती है कि माइनिंग कैसे करी जाए, प्रॉपर टेक्निक्स क्या हो सकती है। अदरवाइज आप माइनिंग करने गए, पता चला कि सारे की सारी आपने आप खोद रहे हो ज़मीन नीचे से और ऊपर आपके सर पर ही बचा हुआ सब गिर गया, आप वहीं दब के मर गए। तो ऐसे नहीं करना ना, तो माइनिंग की प्रॉपर क्लासेस चलती हैं वहाँ पे, तो आपको स्ट्रक्चर ऐसा तैयार करना है। ठीक है, मैच द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। देखिए, 2 तरह की चीज़ें, एक आपने ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान की बात करी कि हाँ 5 साल में चाहते हैं कि हमारी कंट्री का जो डिपेंडेंसी है फ्यूल के मामले में अदर कंट्रीज़ के ऊपर वो घट करके आधी हो जाए। ठीक है, तो अगर आप ये करना चाहते हो तो आपको अपने वहाँ भी तो कम से कम कुछ एनर्जी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी ना।
तो रिसोर्स ऐसे प्लान करिए कि आपकी कंट्री का जो आपने ओवरऑल एक प्लान बनाया हो वो भी उसके साथ मैच करना चाहिए, ठीक है। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन रिसोर्स डेवलपमेंट, रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए टेक्नोलॉजी का क्या रोल है ये देखते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स तो नेसेसरी है कि वो तो आपके पास में होना ही चाहिए, अगर अवेलेबल ही नहीं रहेगा तो आप कैसे कर पाओगे, ठीक है। बट अगर आपके पास में अवेलेबल है, इन द एब्सेंस ऑफ करस्पॉन्डिंग चेंजेस इन टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस में हिंडर द डेवलपमेंट, आपके पास में है, आप आज भी 100 साल पुरानी टेक्निक यूज़ कर रहे हो माइनिंग करने की या कोयले से बिजली बनाने की, तो आप प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पाओगे ना। आपको टेक्नोलॉजी में हमेशा नए नए चेंजेस लाने कि आप किस तरह से अपने इनपुट को कम और आउटपुट को बढ़ा सकते हो, आपको इन चीज़ों के बारे में बात करना है, ठीक है। इसलिए अलग अलग जगह पे स्टडी चलती रहती है कि आप कैसे इस चीज़ को बढ़ा सकते हैं। अदरवाइज अगर आप टेक्नोलॉजी को चेंज नहीं करोगे तो आप रह जाओगे अंडर डेवलप, ठीक है। आप अंडर डेवलप रह जाओगे। कब होगा? जब अंडर डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी होगा, इसी की वजह से आप रह जाओगे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। Indian economy has failed to achieve a higher level of economic development not because it lacks of resource but because of lack of technology and quality of human resource। इंडिया में जितना हम अचीव कर सकते थे उतना हम अचीव नहीं कर पाए, इकोनॉमिक लेवल पे हम उतना आगे डेवलपमेंट नहीं कर पाए। क्यों? इसका रीज़न यही है कि हमारे पास रिसोर्स तो है बट वो टेक्नोलॉजी नहीं है, वो ह्यूमन रिसोर्स नहीं है कि उस चीज़ का हम बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकें, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब एक बहुत ज़रूरी बात कि रिसोर्स आपके पास है, आप रिसोर्स यूज़ कर रहे हो, बट आपको उस रिसोर्स को ऐसे यूज़ करना है कि वो बचे रहे, वो सारे के सारे ख़त्म ना हो जाए। तो इसी को कहते हैं कंजर्वेशन। कंजर्व करने का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बचा करके रखना, तो इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेशन टाइप की चीज़ दी हुई है, क्या दिया? कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स हैड बीन द मेन कंसर्न ऑफ आवर लीडर्स, थिंकर एंड द गवर्नमेंट। कि रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए जो बात है वो हर किसी ने कही, जो हमारे बड़े बड़े लीडर्स हैं, थिंकर हुए हैं, जो सरकार ने भी कई बार इस तरह की बातें करी हैं। गांधी जी भी ये बात कहते थे, उन्होंने कहा था देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडीज़ नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज़ ग्रीड। हमारे पास में जितना लोगों की नीड है उसके हिसाब से इनफ है, बट लोगों के लालच को पूरा करने के लिए हमारे पास में इनफ नहीं है। एवरीबडीज़ नीड ज़रूरत को पूरा करने के लिए है, बट नॉट फॉर एनीबडीज़ ग्रीड, लेकिन किसी के लालच को पूरा करने के लिए नहीं है। इंसान इतना लालची होता है कि अगर आप उसको अगले 10 साल का खाना एक बार में मिल जाए ना तो वो बचा करके अपने घर में रख लेगा। भगवान ने बहुत सही चीज़ करी जो अनाज में कीड़े पैदा करे, अदरवाइज इंसान गरीबों से छीन के अपने घर में इकट्ठा कर लेगा, गरीबों को खाने को नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, उसकी मजबूरी है, नहीं तो शायद दुनिया का कुछ और ही रूप होता। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इस बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ कंजर्वेशन के बारे में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में इसको देख सकते हैं। लैंड रिसोर्स की बात करते हैं। इंडिया के पास में लैंड रिसोर्स काफ़ी अच्छा है, काफ़ी फैला हुआ है, ठीक है। आपको पता होगा अगर एरिया के मामले में बात करी जाए तो इंडिया पूरे वर्ल्ड में 7वें नंबर पे आता है, पॉपुलेशन के मामले में 2nd नंबर पे आता है, ठीक है। तो एरिया के मामले में 7वें नंबर पे आना बहुत छोटी बात नहीं, काफ़ी बड़ी बात है, बहुत फैला हुआ इंडिया का एरिया है। लैंड इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या? लैंड है वो, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ लैंड इज़ दैट इट्स सप्लाई इज़ लिमिटेड और इट इज़ फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लैंड की सप्लाई बढ़ नहीं सकती है कहीं किसी भी तरीके से, ये लिमिटेड है, जो है इतनी ही है आपके पास में बस, लेकिन आपको यूज़ करना है। जो लैंड आपके पास में अवेलेबल है आपको यूज़ करना है, केयरफुल प्लानिंग के साथ में यूज़ करना है, ठीक है। जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है सारी की सारी ज़मीन पे होती है। नेचुरल वेजिटेशन जो आपको मिलता है ज़मीन से मिलता है, वाइल्ड लाइफ ज़मीन पे मिलेगी, ह्यूमन लाइफ ज़मीन पे मिलेगी, ट्रांसपोर्ट ज़मीन पे होगा, कम्युनिकेशन सिस्टम ज़मीन पे होगा। तो लैंड तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इंडिया के पास में टोटल जियोग्राफिकल एरिया कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये याद कर लीजिएगा, एक नंबर में पूछ सकता है, एक नंबर में आप तो MCQ आने वाले हैं तो MCQ में चीज़ पूछ सकता है इस तरह से कि बताओ इंडिया का टोटल जियोग्राफिकल एरिया कितना है, तो आप तुरंत टिक कीजिएगा 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। अब इंडिया में कई तरह के फीचर हैं। इंडिया की सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ पे आपको हर तरह की ज़मीन देखने को मिल जाएगी। जैसे आपको नॉर्थ के साइड में माउंटेन मिल जाएंगे, थोड़ा सा साउथ में आएंगे प्लेटूज़ मिलेंगे, नॉर्थ और साउथ के बीच में प्लेन्स मिल जाएंगे। इंडिया में आइलैंड भी है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह उधर है, लक्षद्वीप इधर पड़ता है। इंडिया के पास में आइलैंड भी है। 43% ऑफ लैंड एरिया इज़ प्लेन, इंडिया का 43% एरिया प्लेन है, ठीक है। जैसे कि जो ये उत्तर प्रदेश के आसपास का एरिया लगता है वो सारा का सारा प्लेन में आता है, ठीक है। तो जो प्लेन एरिया होता है वहाँ पे खेती करना, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ लगाना बहुत ही आसान होता है। पहाड़ों पे इंडस्ट्रीज़ बसाना बहुत मुश्किल है, पहाड़ों पे खेती करना बहुत मुश्किल है, बट प्लेन में लगाना चीज़ें आसान होता है, ठीक है। 30% सरफेस एरिया जो है वो माउंटेन के द्वारा कवर किया जाता है, ठीक है।
और इसमें पेरेनियल रिवर्स बहती हैं, ठीक है, जो टूरिज्म और इकोलॉजिकल एस्पेक्ट से भी बहुत ज़रूरी है। 27% एरिया जो है वो प्लेटू रीजन आता है। प्लेटू की सबसे खास बात है यहाँ पे मिनरल्स आपको बहुत मिलेंगे, फॉसिल फ्यूल और फॉरेस्ट बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं। प्लेटू का मतलब वो ज़मीन का वो हिस्सा जो थोड़ा सा उठा हुआ होता है। एक छोटा सा चार्ट टाइप बना हुआ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं। ये भी पूछ सकता है कि माउंटेन कितने % है, प्लेटू कितना है, प्लेन कितना है, तो इसको भी आप चाहें तो छोटा सा याद कर सकते हैं, ठीक है। लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड रिसोर्स क्या क्या पर्पज़ हो सकते हैं रिसोर्स, ठीक है। पहले तो फॉरेस्ट, जंगल हमारे पास में अवेलेबल है। फिर लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, वो ज़मीन जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है खेती करने के लिए, ठीक है। उसमें 2-3 तरह की आती है, एक है बैरन और वेस्ट लैंड, एक होती है लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूज, बिल्डिंग, रोड्स, फैक्ट्रीज एट्सेट्रा, ठीक है। थर्ड नंबर पे अदर अनकल्टिवेटेड लैंड्स, ऐसी और ज़मीन जो कल्टिवेट नहीं हो पा रही, क्यों, परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड, लैंड अंडर मिसलेनियस टी क्रॉप्स ग्रूव्स नॉट इंक्लूडेड इन नेट जोन एरिया, और सी है कल्चरेबल वेस्ट लैंड, ठीक है। चलिए एक एक करके इसको हम आगे देखते हुए चलते हैं, अभी सारा का सारा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फॉलो लैंड क्या है, करेंट फॉलो, लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर, मतलब वो ज़मीन जो पिछले 1 या उससे ज़्यादा साल से पड़ी हुई है, जहाँ पे खेती नहीं हो रही, पहले हुआ करती थी बट अब नहीं हो रही है, ठीक है, उसको बोलते हैं फॉलो लैंड, ठीक है। अदर देन करेंट फॉलो, लेफ्ट कल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर, जो 1 साल से भी कम समय तक रही है तो वो आती है फॉलो में। अदर देन फॉलो करेंट फॉलो में आएगी जिसको 1 से 5 साल के बीच का समय हो गया जो यूज़ में नहीं आ रही है, ठीक है, उसको बोलते हैं। फिर एक होता है नेट सोन एरिया, नेट सोन एरिया इज एरिया दैट सोन वंस इन अ ईयर, सोन का मतलब होता है बोना, बुआई, सुना होगा आपने, फसल को जो बोया जाता है उसको बोलते हैं सोन, ठीक है। तो वो एरिया जिस एरिया में बुआई होती है, अगर 1 साल में जितने एरिया में बुआई होती है उसको बोलते हैं नेट सोन एरिया। एरिया सोन, यहाँ देखिए ठीक क्या दिया, एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर प्लस द नेट सोन एरिया इज नोन एज द ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। अब मान लीजिए किसी ज़मीन पे साल में सिर्फ 1 बार बुआई होती है, कुछ ज़मीनें ऐसी जहाँ साल में 2 या 3 बार भी होती है, तो अगर हम 2 बार 3 बार भी उसको जोड़ देंगे तो जो एरिया मिलेगा उसको बोलते हैं ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, ठीक है। अब देखते हैं लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया, इंडिया में लैंड यूज़ पैटर्न किस तरह का है। जैसे पहले हमने देखा था कि अलग अलग एरिया जो है बटा हुआ टोपोग्राफी के हिसाब से, क्लाइमेट, सॉइल सब अलग अलग है वहाँ पे, ठीक है। एज ऑलरेडी डिस्कस, टोटल जोग्राफिकल एरिया कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। लैंड यूज डेटा अवेलेबल ओनली फॉर 93%, ठीक है। जितना एरिया है उस एरिया का सिर्फ 93% एरिया का डेटा हमारे पास में है कि ज़मीन कैसी है, किस तरह का यूज़ हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, बिकॉज बाकी एरिया पहुँचना आसान नहीं है। नॉर्थ ईस्ट एरिया जो है आसाम वगैरह उतना भी वहाँ पे रिपोर्टिंग नहीं हो पाई लैंड की, ठीक है। कुछ एरिया जम्मू कश्मीर का है जो पाकिस्तान और चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है, तो वहाँ भी हम सर्वे अपना नहीं करा पाए हैं, जल्द ही होगा वहाँ पर, ठीक है। नेट सोन एरिया यहाँ पे दिया हुआ, द एरिया सोन 1, 1 मिनट, हाँ ठीक है, जो एरिया हम देख रहे थे थोड़ा सा देख ले उसके बारे में। नेट सोन एरिया, द एरिया सोन वंस इन अ ईयर इज नोन एज नेट सोन एरिया। इंडिया में, ठीक है, नेट सोन एरिया घट गया थोड़ा सा, पहले 46.26% था, अब 45.5% ही रह गया है, ठीक है। द पैटर्न ऑफ नेट सोन एरिया वेरीज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, कि हर स्टेट का नेट सोन एरिया अलग होता है। अगर हम स्टेट वाइज बात करते हैं तो पंजाब में लगभग 80% एरिया जो है यूज़ होता है एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है, पंजाब और हरियाणा में। और जो हमारे कुछ उधर के स्टेट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार वगैरह, सिर्फ 10%, सोचिए सिर्फ 10% एरिया यूज़ होता है वहाँ पर। कुछ है जो एरिया अंडर द फॉरेस्ट है, ठीक है। एरिया अंडर द फॉरेस्ट पहले 18.11 मतलब 18.11% था, 1960 to 1961 के आसपास की बात है। अब बढ़ करके 23.3% हो गया, लेकिन जितनी हमें ज़रूरत है उससे अभी बहुत नीचे, बट स्टिल इट इज़ फॉर बिलो देन द साइंटिफिक नॉर्म, जितनी हमें ज़रूरत है उससे भी अभी बहुत कम है, ठीक है। फॉर अ सेल्फ कंटेंट इकोनॉमी एंड प्रॉपर इकोलॉजिकल बैलेंस एटलीस्ट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड ऑफ द कंट्री मस्ट बी केप्ट अंडर फॉरेस्ट, मतलब कि जितनी ज़मीन आपके पास में उसका कम से कम 1/3 एरिया फॉरेस्ट होना चाहिए, बट अभी हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाए। 1/3 का मतलब आप मान लीजिए कि लगभग 33.33% एरिया टोटल जो फॉरेस्ट होना चाहिए, लेकिन अभी कितना अवेलेबल है, 23.3%, 10% अभी भी हम पीछे चल रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे हमें इस पर भी काम करना है, आगे बढ़ना है। द लाइवलीहुड ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल हु लिव्ड इन दीज फॉरेस्ट डिपेंड अपॉन दीज फॉरेस्ट,
वो लोग जो जंगलों के आसपास रहते हैं तो उनके पूरी की पूरी ज़िंदगी इन्हीं जंगलों के ऊपर ही डिपेंड करती है। द लैंड अंडर परमानेंट पास्चर इज़ वेरी लो, दैट इज़ ओनली 3.33%। दिस शोज द ट्रिमेंडस प्रेशर ऑफ लिव स्टॉक पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर लैंड। ठीक है, यहाँ पे मतलब है वो जो जानवर जो रहते हैं जो ज़मीन पर ही रहते हैं और वहाँ चरते हैं, खाते पीते सारा, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। ये भी बहुत कम है, अपने पास में सिर्फ 3.33% एरिया ही मौजूद है। ठीक है, लिव स्टॉक का या लाइव स्टॉक कह सकते हैं, इसका मतलब होता है वो जिंदा जानवर जिनको हम लोग पालते हैं। बकरी हो गई, गाय हो गई, भेड़ हो गई, भैंस, इन सब की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड पे हम इनको रखते हैं, इनको कैटल्स भी कहते हैं। अच्छा, एरिया अंडर फॉलो लैंड हैज़ ऑल्सो डिक्रीज विच शोज द सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय कॉमर्शियल एग्रीकल्चर। कि पहले लोग ज़रूरत के हिसाब से, जो ज़रूरत थी उसके हिसाब से खेती करते थे, अब कॉमर्शियल हो गई चीज़ें, कि जैसे कि मान लीजिए कपास उगाना है बेचने के लिए, बेचने के पर्पज़ से अब लोग खेती करते हैं। अ पार्ट ऑफ लैंड इज टर्म्ड एज वेस्ट लैंड। वेस्ट लैंड किसको कहते हैं? पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चरल यूज, जैसे कि एग्रीकल्चर के अलावा किसी और यूज़ पे है। ठीक है, वेस्ट लैंड इंक्लूड्स रॉकी, एरिड एंड डेजर्ट एरियाज़। वो एरिया जैसे कि रॉकी है या डेजर्ट वाला एरिया, तो वहाँ पे खेती नहीं हो पा रही है, तो दूसरे यूज़ वहाँ पे हो रहे हैं। वहाँ पे सड़कें बन रही हैं, रेलवे, इंडस्ट्री, ये सारी चीज़ें वहाँ पे बन रही हैं। बिकॉज खेती हो नहीं सकती तो आप कुछ और काम कर लीजिए, बट लैंड को यूटिलाइज कीजिए। Continuous use of land over a long period of time without taking appropriate measures to conserve and manage it, it has resulted in land degradation. Land degradation का मतलब ये होता है ज़मीन का आप लगातार यूज़ कर रहे हो बिना किसी प्लानिंग के। मान लीजिए आप ज़मीन पे खेती कर रहे हो, ठीक है, किसी एक प्रॉपर फिक्स चीज़ की आप खेती कर रहे हो, तो जो फसल आप वहाँ पे उगा रहे हो उसको कुछ न्यूट्रिशन प्रॉपर चाहिए, तो लैंड से वो न्यूट्रिशन, वो मिनरल्स धीरे धीरे वहाँ से सारे के सारे हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, वहाँ कुछ बचेगा नहीं, तो फिर वहाँ वो ज़मीन खेती करने के लायक नहीं रह जाएगी। ठीक है, तो इसको कह सकते हैं लैंड डिग्रेडेशन, इसी को कहा जाता है। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा आगे आते हैं। लैंड डिग्रेडेशन इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच लैंड बिकम अनफिट फॉर कल्टिवेशन, की ज़मीन जो है अनफिट फॉर कल्टिवेशन हो जाती है कि आप वहाँ पे खेती नहीं कर सकते हो। ह्यूमन बींग्स ड्यू टू पर्सनल ग्रीड, लोगों ने अपने लालच के लिए क्या करा, हैव डिग्रेडेड this natural environment to a great extent. This human activity have also aggravated the pace of natural forces to cause damage to land. इंसान की लालच की वजह से जो है एक तो लैंड डिग्रेडेशन हो ही रहा है, प्लस ऐसी चीज़ें भी हो रही है, कुछ नेचुरल डिज़ास्टर आ जा रहे हैं उस वजह से, जिससे लैंड का डैमेज हो रहा है। जैसे कि देखते होंगे जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पे अक्सर लैंड स्लाइड हो जाता है। लैंड स्लाइड होता है इसीलिए बिकॉज ह्यूमन ने वहाँ पे इतना कंस्ट्रक्शन कर लिया कि ज़मीन भी अंदर से उतना लोड वो झेल नहीं पा रही है, इसलिए भी लैंड स्लाइड हो जाता है। ठीक है, एट प्रेजेंट देयर आर अबाउट 162 मिलियन हेक्टेयर, हाउ मच, 162 मिलियन हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड लैंड इन इंडिया। इतनी ज़मीन का जो एरिया है वो डिग्रेडेड है, कि वो हमारे यूज़ का नहीं है। लगभग 28% ऑफ बिलोंगिंग टू द कैटेगरी ऑफ द फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया, 56% इज वाटर इरोडेड एंड द रेस्ट बाय सैलाइन एंड अल्कलाइन डिपॉजिट। मतलब जो एरिया जो भी जिस 162 मिलियन हेक्टेयर की बात कर रहे थे हम, डिग्रेडेड लैंड की बात कर रहे थे, इसमें से लगभग 28% ऐसा है जो फॉरेस्ट डिग्रेडेड कैटेगरी में आता है, 56% ऐसा जहाँ पे पानी की वजह से दिक्कत आ जाती है, हर साल बाढ़ आ जाती है, पानी भरा हुआ इसलिए कुछ यूज़ नहीं हो पा रहा। उसके अलावा जो बचा हुआ एरिया है, ठीक है, उसके अलावा जो बचा हुआ एरिया वो कुछ ऐसा है कि वहाँ पे सलाइन या अल्कलाइन डिपॉजिट आ गए, मतलब कि कह सकते हैं वहाँ पे ज़मीन में खारापन बहुत ज़्यादा है कि फसल वहाँ पे उगा नहीं सकते हैं आप। ठीक है, चलिए थोड़ा सा फिर आगे बढ़ते हैं। माइनिंग की वजह से भी दिक्कत हो जाती है, कुछ रीजंस और भी है यहाँ पे दिया हुआ है। ओवर ग्रेजिंग, कि वहाँ पे आपने इतना ज़्यादा जानवरों को घास वगैरह चरा दी है कि सारे न्यूट्रिशंस वहाँ पे ख़त्म हो गए, तो कुछ और नहीं बचा है। ठीक है, जब माइनिंग आपने करी है वहाँ पर, ठीक है, तो इसलिए भी दिक्कत हो जाती है। माइनिंग क्या होती है आपको पता है, पहले भी बता चुका हूँ मैं। माइनिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। आप अंदर से मिनरल्स को निकाल लेते तो ऊपर लैंड के लिए भी कुछ ज़्यादा खास बचता नहीं है। द माइनिंग साइट्स आर अबेंडन्ड एंड आफ्टर एक्सकवेशन वर्क इज़ ओवर। आप जब ज़मीन आपने खुदाई करी, उसको खोद के अंदर से आपने सामान निकाल लिया सारा, उसको आप लोग ऐसे छोड़ देते हैं वहाँ पर। ठीक है, इससे जो है सॉइल डिग्रेड हो जाती है। कॉमन स्टेट्स में पहले भी कई बार नाम ले चुका हूँ, कौन कौन से, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, ये 4 बड़े स्टेट है जहाँ पे माइनिंग का काम चलता रहता है। ओवर ग्रेजिंग हम आपको समझा चुके हैं, एनिमल्स वहाँ पे जाते हैं, ग्रेजिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर के अगर एनिमल्स हैं बहुत बड़े एरिया में वो ग्रेजिंग कर लेंगे तो फिर वहाँ कुछ ज़्यादा बचता नहीं है।
और घास वगैरह वहाँ पे अगर नहीं रहेगी या पेड़ नहीं रहेंगे तो जब भी हवा चलेगी या बाढ़ आएगी, पानी बहता हो जाएगा, तो मिट्टी को बहा करके साथ में लेकर के चला जाएगा, तो सॉइल की लेयर वहाँ से हटती चली जाती है, इससे डिग्रेडेशन हो जाता है। ठीक है, ये दिक्कत ज़्यादातर होती है हिली स्टेट्स में। ठीक है, वहाँ पे पानी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ बहता रहता है, जैसे कि नॉर्दर्न इंडिया के जो स्टेट हैं वहाँ पे, और गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र वगैरह में भी होती है, बिकॉज वहाँ क्या होता है ना कि हवा के इफेक्ट से ज़्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है, ठीक है। वाटर लॉगिंग का मतलब होता है पानी कहीं पर इकट्ठा हो जाना, जैसे कि बिहार जो है हर साल वहाँ पर बाढ़ आती रहती है, तो बाढ़ के आने से क्या होता है ज़मीन खराब भी हो जाती है, पानी अगर इकट्ठा वहाँ पर लगा रहेगा तो आप फसल नहीं उगा पाओगे वहाँ पर। ठीक है, तो वो ज़मीन अनफिट हो जाएगी आपके लिए। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ये सब भी लैंड डिग्रेडेशन यहाँ पर भी होता है वाटर लॉगिंग की वजह से। इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब फैक्ट्रियों का लगना, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत हर मामलों में देखी जाती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन, इसकी वजह से भी दिक्कत होती है। द मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइम स्टोन ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री एंड कैल्साइट एंड सोप स्टोन फॉर सिरेमिक इंडस्ट्री, ये कुछ बातें बता रहे हैं कि मिनरल्स कुछ होते हैं उनकी प्रोसेस होती है, जैसे कि लाइमस्टोन की ग्राइंडिंग होती है, सीमेंट इंडस्ट्री के लिए होती है। इन सब से क्या होता है ना, जो पानी यहाँ से निकलता है, एक तो डस्ट जाती है इन्वायरमेंट में, डस्ट इसकी सारी उड़ करके जाती है। दूसरा, कुछ भी प्रोसेस अगर होते हैं तो पानी यूज़ होता है, उस पानी को बिना कुछ फिल्टर किए लोग ज़मीन पे ऐसे ही बाहर की तरफ उसे छोड़ देते हैं। तो धीरे धीरे अगर जहाँ पर भी फैक्ट्री होती है, अगर मान लीजिए ये कोई फैक्ट्री वाला एरिया, यहाँ कोई फैक्ट्री ऐसे लगी हुई है, ठीक है, यहाँ से वेस्ट वाटर निकल करके जा रहा है, वाटर निकल करके जा रहा है, आसपास की ज़मीनों पे फैलेगा ये वाटर, तो यहाँ से जो वेस्ट निकला होगा वो धीरे धीरे पूरे ज़मीन पे फैल जाएगा, तो इससे आसपास की ज़मीन भी जो है ख़राब हो जाती है और यूज़ करने के लिए नहीं बचती है, वो डिग्रेड हो जाती है। ठीक है, तो ये दिक्कत बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अब एक बहुत बड़ा पार्ट खत्म हो चुका है, एक बहुत बड़ा पार्ट बचा, सॉइल एज अ रिसोर्स, इसकी बात करते हैं। सॉइल किसको कहते हैं ये देखिए पहले। सॉइल इज़ द थिन अपर सरफेस लेयर ऑन द अर्थ। सॉइल जो होती है वो अर्थ की जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, ठीक है, अपर सरफेस, उसको हम सॉइल कहते हैं। इसी में सारे मिनरल्स जो है हमको मिलते हैं। मिनरल्स टूट टूट के, चट्टानों के टूटने से सॉइल हमारी बनती है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल। सॉइल हमारे लिए इंपॉर्टेंस क्यों है? थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ पहले मैं। सॉइल इज द, हाँ ठीक है, सॉइल इज द मीडियम इन विच प्लांट्स ग्रो। मिट्टी ही वो चीज़ है, सॉइल ही वो चीज़ इसमें प्लांट्स सारे ग्रो करते हैं। प्लांट्स सबको चाहिए खाने के लिए, जितने भी लैंड पे क्रिएचर सबको प्लांट्स चाहिए। अगर कोई ऐसा बोलता है कि नहीं वो तो सिर्फ नॉनवेज खाता है और सिर्फ मांसाहार करता है, उसको प्लांट्स की ज़रूरत नहीं, तो वो गलत है। अगर वो मांसाहार करता है, नॉनवेज खाता है, तो किसी एनिमल को ही खाता होगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कुछ लोग अगर बकरे की बात करते हैं कि वो कहते हैं कि बकरा खाते हैं, तो बकरा क्या खाता है? बकरा भी तो पेड़ पौधे ही खाता है। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो बकरे भी नहीं मिलेंगे आपको इन्वायरमेंट, फिर आप क्या खाओगे? ठीक है, तो इसलिए ये